नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का कानूनी चैनल। जब शिकारी खुद जज बन जाए, जी हां, यही दास्तां लेकर आज मैं यहां इस चैनल पर आपके बीच में प्रस्तुत हूं। ईडी ने अब कानूनी राय देने वालों के खिलाफ जंग शुरू कर दी है, अर्थात ईडी के रडार पर अब वकील हैं एक बार फिर से। तो ये पूरा मसला क्या है, आइए हम इसको समझते हैं। यह कितना कानूनी है, कितना गैर कानूनी है, कानून इसके बारे में क्या कहता है, ईडी क्या कर रही है, क्या कर सकती है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम यहां बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मामला गर्म है, वकीलों के बीच में भयंकर आक्रोश है, गुस्सा है। जून 2025 पूरे देश के कानूनी बिरादरी में तूफान ला दिया था इसी ईडी ने। क्यों? क्योंकि ईडी ने जो एक लाल लकीर खींची हुई है कानून और इन्वेस्टिगेशन के बीच में, उसको क्रॉस कर दिया था, उसको पार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ वकील, सीनियर वकीलों को कानूनी राय देने के लिए समन भेज दिया ईडी ने। देश भर में निंदा हुई, सुप्रीम कोर्ट हरकत में आई, तमाम एडवोकेट संगठन पूरे देश के हरकत में आए और ईडी पीछे हट गई। समन वापस ले लिए, माफी भी मांग ली, नए गाइडलाइंस बनाने की बात भी करी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इस बारे में ताकीद किया ईडी को, लेकिन दैट वाज फेज 1, वो पहला दौर था। 4 या 5 महीने बाद अक्टूबर 2025 में उसी एजेंसी ने भारत के कानूनी इतिहास में कुछ ऐसा कर दिया जो आज तक कभी नहीं हुआ था। जिस सीनियर वकील को ईडी ने जून 2025 में समन भेजा था और फिर वापस हट गए थे, अब उसी वकील को, सीनियर वकील को ईडी ने उसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बना दिया है। उनके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज है कि उस मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो वकील थे, उन्होंने कानूनी सलाह दी है और उन्हीं के कानूनी सलाह पर यह मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम कंडक्ट हुआ है, किया गया है। अब सोचिए, अगर कानूनी राय देने के लिए वकीलों पर कार्रवाई होने लगे तो इस देश में क्या वकील, वकालत और उनका पेशा सुरक्षित रह पाएगा? क्या लोगों को न्याय मिलेगा? इस बारे में क्या हम किसी वकील से मुसीबत के वक्त ईमानदारी पूर्ण सलाह की अपेक्षा कर सकते हैं? क्या कोई वकील आपको बचाने के लिए आगे आएगा? क्या वो आपको सलाह देगा? क्यों? अगर वो ऐसा करेगा तो वो खुद किसी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा, उसके ऊपर भी मुकदमा डाल दिया जाएगा। तो साहब, ऐसा ही कुछ हुआ है इस केस में, रेलीगेयर केस में, जहां जांच और धमकी के बीच की रेखा को मिटा दी गई। अब इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले जरा सा आपको हम इस केस के इतिहास में लिए चलते हैं, बैकग्राउंड लिए चलते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री में लिए चल सकते हैं, ब्रीफ में लिए चलते हैं। तो पहली बेसिक बातें समझ लीजिए कि रेलीगेयर इंटरप्राइजेस
एक वित्तीय सेवा, एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो कि एक कॉर्पोरेट लड़ाई में फंसी हुई है। दो कॉर्पोरेट का झगड़ा है और उसके बीच में है यह रेलिगेयर एंटरप्राइजेस। एक तरफ है डाबर के बर्मन परिवार जो इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स, बहुमत हिस्सा खरीदना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है मौजूदा प्रबंधन जिसका नेतृत्व डॉक्टर रश्मि सालूजा कर रही हैं, जो कि इस कंपनी की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन भी थी। यह है बैकग्राउंड। कॉर्पोरेट वॉर है, उसमें ईडी आई हुई है और विवाद के केंद्र में है 250 करोड़ रुपए का एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान जो सालूजा को केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने दिए। और केयर हेल्थ इंश्योरेंस रेलिगेयर की सहायक कंपनी है। अब इसमें समस्या क्या थी? देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI ने मना कर दिया था। IRD ने साफ तौर पर कंपनी से कहा था कि जो केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उसका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन बिना मंजूरी के नहीं दिया जा सकता, और जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं कंपनी के उनको 10 लाख रुपए से ज्यादा का मुआवजा भी नहीं मिल सकता बिना IRDA के अप्रूवल के। लेकिन कंपनी ने क्या किया, ये दोनों काम कर दिया। 10 लाख से ऊपर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मुआवजा दे दिया और इधर एम्प्लॉइज को 250 करोड़ रुपए का ESOP, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शंस दे दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 वकीलों से कानूनी राय ली। एक थे उसमें सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के अरविंद दातर, जो भारत के छोटे मोटे वकील नहीं है साहब, जो भारत के जाने माने सबसे सम्मानित वेल रिस्पेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने कई ऐतिहासिक मामलों में, हिस्टोरिकल मामलों में सेबी जैसी भारत सरकार की संस्था का प्रतिनिधित्व किया है। हिस्टोरिकल केसेस में सेबी की तरफ से मुकदमे को लीड किया है। उन्होंने एक कानूनी राय दी और दूसरे, कंपनी यही नहीं रुकती है, कंपनी दूसरे एक सीनियर एडवोकेट प्रताप वेणुगोपाल, जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास भी जाती है, उनसे भी राय लेती है और फिर इन 2 महारथियों के कानूनी सलाह पर ESOP ऑप्शन को एक्सक्यूट करती है। ये 2 कानूनी विशेषज्ञों की राय थी कि IRDA की इस काम के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सालूजा को, डॉक्टर रश्मि सालूजा को ESOPs रेलिगेयर कर्मचारी के तौर पर मिल रहा है, न कि केयर हेल्थ की नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के तौर पर। अगर रश्मि सालूजा केयर हेल्थ की नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होती तो फिर इस अप्रूवल की जरूरत थी, ऐसा कानूनी विशेषज्ञों ने कहा। अब यह जो कानूनी व्याख्या है, IRDA कुछ कह रहा है, सीनियर वकील कुछ कह रहे हैं, ये सही हो सकती है, ये गलत हो सकती है। यह सही है कि यह गलत है। अब ये तय तो अदालत को करना था, ये तय तो ईडी नहीं करेगी साहब। लेकिन यहां पर सवाल ये नहीं है, यहां पर सवाल है कि वकील का तो काम
अपने मुवक्किल को सलाह देना। सलाह गलत हो सकती है, सलाह सही हो सकती है, तो क्या इसके लिए आप उसको उस केस में मुजरिम बना देंगे? ये सवाल 14 जून 2025 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद दातर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 25 के तहत पहले तो समन जारी किया और उनसे कहा कि आप यहाँ पेश हो जाइए। उनको वो सारी बातचीत जो कॉन्फिडेंशियल होती है, जो हमारी बातचीत हमारे मुवक्किल से होती है, हमारे क्लाइंट से होती है, वो एक कॉन्फिडेंशियल बातचीत है। कहा वो सारे चैट, वो सारे डाटा, वो सारी करस्पॉन्डेंस आप यहाँ लेकर आइए और आपको इस केस में कितनी फीस मिली है उसका भी विवरण चाहिए। अब यह समन और यह विवादास्पद डिमांड, इलीगल डिमांड, कानूनी बिरादरी में विस्फोट हो जाता है। 48 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन इसकी निंदा करता है, मद्रास बार एसोसिएशन इसका विरोध करता है, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी सड़क पर उतरने की धमकी देता है, गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन इस जंग में कूद जाता है, बॉम्बे बार एसोसिएशन भी शिद्दत से आगे आता है और विरोध करता है। भारत की तमाम बड़ी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं ईडी के इस गैर कानूनी कृत्य के खिलाफ एकजुट होकर खड़ी हो जाती। संदेश साफ था, यह वकील और मुवक्किल का, यह उसके वकील और क्लाइंट का विशेषाधिकार है और यह उस विशेषाधिकार पे हमला किया गया है। यह भारत के हर वकील को, कानून से जुड़े हर व्यक्ति को डराए जाने का संकेत था। अगर आप ईमानदार कानूनी सलाह देंगे तो आपको भी जांच में घसीटा जा सकता है। और उन्होंने जो लिखा अपने समन में, वो मैं यहां पर कोट करना चाहता हूं, वो मैं यहां पे उद्धृत करना चाहता हूं। यह हर नागरिक के, देखिए ये वकील की बात नहीं है, यह हर नागरिक के मौलिक अधिकार को खतरे में डालता है। फंडामेंटल राइट्स आर अंडर थ्रेट, कि वह बिना डर और धमकी के कानूनी सलाह दे सके। बार की स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक लोकतंत्र का एक स्तंभ है। तो दिस इज अटैक ऑन द वेरी फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। 16 जून, यह सारी घटनाएं 14 जून को होती हैं। 16 जून सिर्फ 2 दिन बाद ईडी समन वापस ले लेती है बार के इस तेवर को देखते हुए, और लोग सोचते हैं कानून जीत गया, ईडी हार गई, कानून के पैसे की जीत हुई, देश संविधान से चलता है, संविधान की जीत हुई। लेकिन आपको दुख होगा, आपको गुस्सा भी आना चाहिए, आप में आक्रोश भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, संविधान नहीं जीता, संविधान को ईडी ने जूतों के तले रौंद दिया। किसी ने नहीं सोचा था बद से बदतर होने वाला है। 18 जून, सिर्फ 2 दिन बाद दातर का समन वापस लेने के बाद ईडी प्रताप वेणुगोपाल, दूसरे सीनियर एडवोकेट, एओआर सुप्रीम कोर्ट को उसी मामले में, उसी केस में कानूनी राय देने के लिए फिर से रडार पर लेती है, निशाना बनाती है। पैटर्न साफ था कि जब एक वकील को नहीं पकड़ सकते तो दूसरे के पीछे जाओ, तीसरे के पीछे जाओ, फिर से विरोध होता है। फिर से सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन इस बार भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखती है। फिर से कानूनी पेशे पर चिलिंग इफेक्ट, डराने वाली कार्रवाई की चेतावनी दी जाती है। 20 जून, ईडी वेणुगोपाल का भी समन वापस ले लेती।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद इस समन का नोट लेते हैं। जस्टिस BR गवई कहते हैं, और मैं कोट कर रहा हूं, उनके सटीक शब्द हैं, वी आर शॉक्ड, हम हैरान हैं कि वकीलों को भी ऐसे केस में समन किया जा सकता है। यह विशेषाधिकार प्राप्त संचार है, उनका राइट है। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर मामला शुरू करती है ताकि वकीलों को ऐसे उत्पीड़न से बचाने के लिए कोई गाइडलाइन बनाई जा सके, कोई दिशा निर्देश तय किया जाए, और सब राहत की सांस ले लेते हैं। ईडी को उसकी जगह दिखा दी गई है कानून में। कानूनी पेशे की स्वतंत्रता सुरक्षित मान ली जाती है। हमने भी ऐसा सोचा, हम भी खुश हुए, लेकिन अब आया है असली कहानी। यू टर्न इस पूरे मामले में 7 अक्टूबर 2025 समन वापस लेने के ठीक 4 महीने बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मुंबई की स्पेशल PMLA कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कंप्लेन अभियोजन शिकायत दायर कर दी जाती है। 179.5 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग मामला बनाया जाता है। इसमें 5 आरोपी नामित किए जाते हैं, और उसी सूची में सीनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रताप वेणुगोपाल का भी नाम है। यह वही वकील साहब हैं जिनका समन राष्ट्रव्यापी विरोध के बाद वापस लिया गया था। वही व्यक्ति जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको समन नहीं किया जा सकता। लेकिन जनाब, अब ये वकील साहब गवाह नहीं रहे, आरोपी बना दिए गए। और इनके ऊपर आरोप क्या है? ईडी के अनुसार वेणुगोपाल और अन्य लोगों के कानूनी राय को गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने अरविंद दातर की ड्राफ्ट की गई राय को अपने निजी उद्देश्यों के अनुरूप रूपांतरित किया, संपादित किया, जिससे वह राय की अखंडता पूरी तरह से खतरे में पड़ गई। अर्थात सिंपल भाषा में ईडी यह कह रही है कि इस मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो आपराधिक षड्यंत्र किया गया, उसके मास्टरमाइंड सीनियर एडवोकेट प्रताप वेणुगोपाल है। उनके ऊपर आपराधिक षड्यंत्र करने का आरोप है, कथित रूप से एक कानूनी राय को एक्सक्यूट करने के लिए। राय अरविंद दातर की, उसको एक्सक्यूट किया प्रताप वेणुगोपाल ने। लेकिन एक्सक्यूट करते वक्त ईडी का ऐसा आरोप है कि वो उसको संपादित कर गए, उसको एडिट कर गए, उसको तोड़ मरोड़ दिया अपने फायदे के लिए। लेकिन कानूनी राय के बारे में यह स्पष्ट है, राय तो पुनरावृत्तीय होती है। वो एक्सक्यूटेशन के लेवल पर इसीलिए दूसरे वकील को लगाया जाता है कि भैया उन्होंने तो बोल दिया कागज में, अब ऑन ग्राउंड इसको एक्सक्यूट करने की जिम्मेवारी, इसको कंप्लाई करने की जिम्मेवारी दूसरे वकील साहब की है। वो वही कर रहे थे। अब मुवक्किल और वकील इसमें आगे पीछे हो जाते हैं, ड्राफ्ट संशोधित किए जाते हैं। कानूनी सलाह ऐसे ही काम करती है। भारत सरकार में भी यही होता है। When they are in doubt, they take legal opinion. But then they use the legal opinion according to the need and situation. इसमें कौन सी नई बात है? कानूनी परामर्श प्राप्त करने की यही पूरी प्रक्रिया है। और अब ईडी कह रही है कि आपने यह जो अंतिम कानूनी राय दी है,
वो हमें पसंद नहीं आया है। तो इसीलिए हम आपके ऊपर ड्राफ्टिंग प्रक्रिया जो इस कानूनी राय के लिए अपनाई गई है उसके कारण आप पर मुकदमा चलाएंगे। और साहब 9 अक्टूबर 2025 स्पेशल पीएमएलए कोर्ट वेणुगोपाल सहित सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया। कानूनी पेशे में आज हर कोई यह पूछ रहा है, जून और अक्टूबर के बीच में ऐसा क्या बदल गया? क्या नए सबूत मिल गए ईडी को कि उसने गवाह से एक वकील को आरोपी बना दिया? क्या यह समझा जाए कि ईडी सिर्फ आक्रोश शांत होने का इंतजार कर रही थी, फिर उसने उस मामले को अलग तरीके से आगे बढ़ाया? आप जिन्हें गवाह के तौर पर समन नहीं कर सकते उन्हें आरोपी बना दो। वाह, नया रास्ता निकाला। सीजीआई ने बोला आप नहीं बुला सकते तो आरोपी बना के बुला लो। जब आप उनके कानूनी सलाह की जांच ही नहीं कर सकते तो उन पर षड्यंत्र का मुकदमा चला दो। वाह रे वाह, लोकतंत्र। यह सारा खेल शायद इसलिए हो रहा है कि ईडी बौखलाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट से उसको जो बार बार डांट लगी है, उसको जो फटकार लग रही है, वहां से शायद वह ध्यान भटकाना चाहती है। वहां से शायद उस कटघरे से बाहर निकलने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स को निशाना बना रही है। कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ईडी की जबरदस्त क्लास लगाई है और उससे सवाल पूछा है कि आप मनमानी गिरफ्तारी क्यों करते हो? चार्जशीट दाखिल किए बिना लोगों को लंबे समय तक हिरासत में क्यों रखते हो? पीएमए को आप फिशिंग और रोविंग इंक्वायरीज के औजार के रूप में उपयोग क्यों करते हो? केवल समन को लागू करने योग्य वारंट का रूप क्यों देते हो? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट खुद ही एक विवादास्पद कानून है। कानूनी विशेषज्ञों ने इसके दमनकारी नीतियों की आलोचना की है। क्यों? पहली बात, मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा इतनी व्यापक कर गई है कि लगभग किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए आपको इसके तहत घसीटा जा सकता है। दूसरा, सबूत का बोझ उलट दिया गया है। आप पे जैसे ही ईडी ने कार्रवाई की आप दोषी मान लिए जाते हैं, जब तक कि आप अपने को निर्दोष साबित न कर दें, और मुकदमा तो सालों साल चलना है। तीसरा, जमानत का कोई प्रोविजन नहीं है। शर्तें इतने कठोर हैं कि लोगों को इंतजार करते करते सालों साल जेल में बीत जाते हैं। साहब, ईडी के अधिकारियों के पास न्यूनतम न्यायिक निगरानी, मिनिमम जुडिशियल इंटरवेंशन, समन, तलाशी, गिरफ्तारी की व्यापक शक्तियां हैं। और अब अगर एक वकील को जो कानूनी सलाह देते हैं, जो ईडी को पसंद नहीं है, तो आप पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। वकील साहब, बैठे रहिए शांत। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 132 क्या कहती है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 132 पढ़कर सुनाता हूं आपको। क्या है साक्ष्य पर कानून? किसी भी समय किसी भी अधिवक्ता को अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसके मुवक्किल की स्पष्ट सहमति ना हो।
अपने रोजगार के क्रम में उद्देश्य के लिए की गई किसी भी बातचीत को प्रकट करने के लिए। मुझे अलाउड ही नहीं है कि मेरी क्लाइंट से क्या बात हुई है या मैं किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को रिवील करूं। इसे मुवक्किल वकील का विशेषाधिकार कहते हैं। यह सैक्रोसेंट है साहब, यह पवित्र है, गंगा जल की तरह, गीता की तरह, कुरान की तरह, बाइबल की तरह, और यह पूर्ण है अपने आप में। यही तो फाउंडेशन है कानूनी व्यवस्था की। भाई साहब, आप सरकार के लोग भी जब मुकदमों में फंसते हैं, जब सीबीआई और ईडी की मार पड़ती है, ईडी के ऊपर जब ईडी की मार पड़ती है, तो यही वकील फिर उस वक्त हमारे साथ आपने क्या बातचीत की है उसको रिवील कर दें। अगर वकीलों को समन किया जा सकता है, पूछताछ की जा सकती है, उन पर सलाह देने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, तो वकील और मुवक्किल का विशेषाधिकार तो समाप्त हो गया साहब। और अगर यह विशेषाधिकार समाप्त हो गया तो इस देश की न्यायिक व्यवस्था को ढह जाने से, खत्म हो जाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। तो आपसे पुनः मुलाकात होगी एक और मुकदमे के साथ, एक और ऐसे ही सवाल के साथ। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। मैं जानता हूं यह एपिसोड पूरा नहीं हुआ है, मैं इसका भाग 2 कर लेकर आऊंगा, लेकिन आपको, वकील बिरादरी को जग जाना। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।